हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 10 सितंबर 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। एंड बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग. In case you find my videos helpful, you can let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. Okay, so in today's video I will also be providing you with the timestamps of the various articles. Although I do not know आप क्यों इतना emphasize करते हैं timestamps लगाने के लिए, और अगर आपको मतलब हेल्प होगी इससे तो आई थिंक आई वुड हैव नो प्रॉब्लम, दो इट वुड टेक अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा एफर्ट ऑन माई पार्ट, बट दैट्स ओके. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो पहला आर्टिकल जो हम द हिंदू का डिस्कस करने वाले हैं, इट इज FM tasks RBI to whitelist legal loan apps to protect borrowers. देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें समझनी है इकोनॉमी की, और हमें पूरा ये जो लोन स्कैम केस चल रहा है ये भी समझना है. पर इन कॉन्सेप्ट्स को समझने से पहले, पूरा बैकग्राउंड देने से पहले, हम चाहते हैं कि इसकी एक कर्सरी रीडिंग कर लें. सो इसमें क्या लिखा है बेसिकली इस आर्टिकल में कि जो मेनेस चल रहा है, जो प्रॉब्लम चल रही है इलीगल माइक्रो क्रेडिट एप्स की, यानी कि लोन एप्स की, तो आरबीआई का उस पर ये कहना है. आरबीआई को इनफैक्ट बोला गया है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, यानी कि फिनेंस मिनिस्टर द्वारा, कि आप एक वाइट लिस्ट प्रिपेयर करिए लीगल लोन एप्स की. मैं अभी आपको सब समझाऊंगी, बस अभी आप आर्टिकल का जिस्ट समझ लीजिए. तो आरबीआई को बोला गया है फिनेंस मिनिस्टर द्वारा कि आप एक वाइट लिस्ट प्रिपेयर करिए सारे लीगल लोन एप्स की, और मैती यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी बोला गया है, उनको भी ये टास्क दिया गया है कि आप सिर्फ उन्हीं एप्लीकेशंस को जिनको आरबीआई वाइट लिस्ट करेंगी, उन्हीं एप्लीकेशंस को अवेलेबल करवाइए ऐप स्टोर्स पे. ठीक है. और मिनिस्टर ने, यानी कि फिनेंस मिनिस्टर ने, काफ़ी कंसर्न व्यक्त किया है एक मीटिंग पे कि जितनी इन तरह की जो एप्स हैं, जो फ्रॉड हैं, जो माइक्रो क्रेडिट ऑफर कर रही हैं, वो काफ़ी उन लोगों को बेसिकली वो लोग ऑफर करते हैं लोन को जो वल्नरेबल होते हैं, काफ़ी इनोसेंट लोग, लो इनकम पीपल, जो जिन्हें बहुत ही इमीडिएट टर्म्स में मतलब पैसे की ज़रूरत होती है 7 दिनों के लिए, 30 दिनों के लिए, ऐसे लोगों के लिए. अभी मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगी आपको ऐसा हो क्यों पा रहा है, तो उनके लिए बहुत ही गलत है. बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा फिर आप इंटरेस्ट रेट्स मांगते हो जो लोन दिए गए हैं उन पे, और ऊपर से आप फिर ब्लैकमेल करते हो. अगर आप बाई चांस रिकवर आपको लोन करना हो, थोड़ा समय लग जाए, डिले हो जाए, तो आप फ़ोन कर करके परेशान करना शुरू कर देते हो, हम आपका ये उठा लेंगे घर से, ये कर देंगे. इस तरह का प्रेशर, इस तरह इनफैक्ट मैं आपके साथ ये पूरा केस डिस्कस करूंगी ना, आप हैरान रह जाएंगे कि इन तरह के एक्सट्रीम केसेस भी सरकार के सामने आए हैं, जिस वजह से आप देख रहे हैं इतनी सारी रेड्स चाइनीज़ ऐप्स पे. स्पेशली तो मतलब हिट जो है वो चाइनीज़ लोगों पे ही है जो यहाँ पे आके मनी लॉन्डर करने की भी कोशिश कर रहे हैं यहाँ की एप्स द्वारा. तो अभी बताएंगे सारा केस आपको. और मैं सीतारमन हैज ऑल्सो स्टेटेड कि ये जो चल रहा है इसमें पॉसिबिलिटी है मनी लॉन्ड्रिंग की, टैक्स इवेजन की, प्रिवेसी की ब्रीच की, और डेटा मिसयूज की. तो ये सारी तरह की जो दिक्कतें हैं वो काफ़ी हमें डील करनी पड़ेगी. और आरबीआई को ये भी बोला गया है कि आप मॉनिटर करें. एक और टर्म मैं आपको बोलने वाली हूँ जो आपको समझनी है, मैं समझाऊंगी आपको. तो आरबीआई को ये भी बोला गया है कि आप मॉनिटर करें म्यूल और रेंटेड अकाउंट्स को. नाउ व्हाट इज अ म्यूल मनी, व्हाट इज अ म्यूल पर्सन, आई विल डिस्कस इट विद यू, डू नॉट वरी. अभी आप समझ लीजिए. इनको ये भी टास्क दिया गया है कि आप म्यूल अकाउंट्स पे भी ध्यान रखिए, उनको मॉनिटर कीजिए कि कहीं वो मनी लॉन्ड्रिंग में तो नहीं पार्टिसिपेट कर रहे या फैसिलिटेट कर रहे. और आप इन तरह के रिव्यू करिए और कैंसिल कर दीजिए उन एनबीएफसीज को जो डोरमेंट है, यानी कि इतने टाइम से उनका कोई यूज़ ही नहीं हो रहा, बस अब इलीगल यूज़ हो रहा है इन लोन एप्स द्वारा. अभी तक उनका कोई एनबीएफसीज का यूज़ ही नहीं हो रहा था. सो वी विल सी द एंटायर केस, डू नॉट वरी. आई जस्ट डू नॉट want to miss on any single aspect of the article, and hence I am just giving a cursory reading of it. The RBI will ensure that the registration of payment aggregators be completed within a particular time frame, and no unregistered payment aggregator will be allowed to function after that. I hope you got the article per se. अब हमें सबसे पहले डिस्कस करना है वाइट लिस्टिंग क्या होता है. देखिए, वाइट लिस्ट, अलाउ लिस्ट या पास लिस्ट, तीनों एक ही चीजें हैं. ये एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिससे आप एक्सप्लिसिटली
मतलब साफ शब्दों में लिख देते हैं, अलाउ कर देते हैं कुछ आइडेंटिफाइड एंटिटीज को कि आपको इस तरह की सर्विस मिलेगी या इस तरह की रिकॉग्निशन मिल रही है, या आप ही हो, अगर मैं इस केस की बात करूं, बस आप ही लोग अलाउड हो अब इन तरह का माइक्रो क्रेडिट देने के लिए, ठीक है। और इस वाइट लिस्ट के अलावा जितना देखिए, मतलब इस वाइट लिस्ट में जो है सिर्फ वही लोग अलाउड हैं, और बाय डिफॉल्ट और कोई भी जो मतलब कंपनी है या एंटिटी है बाय डिफॉल्ट वो डिनाइड है, रिफ्यूज कर दिया बाय डिफॉल्ट, इसके अलावा कोई काम कर ही नहीं सकता ये वाला। ओके, आई होप यू गॉट माय पॉइंट। अब आती है मनी म्यूल की बात। मैंने आपको बताया था आरबीआई को यहाँ पे एंट्रस्ट किया गया है कि आप म्यूल या फिर रेंटेड अकाउंट्स को भी मॉनिटर कीजिए, कहीं वो मनी लॉन्ड्रिंग में फैसिलिटेट तो नहीं कर रहे। तो मनी म्यूल या फिर म्यूल अकाउंट या फिर हमें से स्मर्फर भी कहते हैं, SMURFER, है ना। तो आपको मैं बहुत एक क्लीश एग्जांपल देती हूँ, आप समझ जाएंगे, आप जानते हैं, बस बैंकिंग के रिस्पेक्ट में नहीं समझ पा रहे कि मनी म्यूल क्या होता है। देखिए बेसिकली ये कोई भी एक ऐसा इंसान होता है, अगर मैं इंसान के उसमें बात करूँ, जो इलीगल मनी एक्वायर की गई है किसी द्वारा या फिर स्टील की गई है या किससे, फिर वो उनको पकड़ा देते हैं, फिर वो मतलब जाके फिर किसी और को ट्रांसफर कर देते हैं। कि ऐसा होता है ना, जैसे हम मूवीज वगैरह में भी देखते हैं कि मतलब पैसा पकड़ा दिया किसी को कि आप जाके उनको दे आओ, सामने वाले को, उस इंसान को पता भी नहीं है एक्चुअली कि उनको हायर किस पर्पस के लिए किया गया है। सो दैट वे देखिए, अगर मैं बैंकिंग के टर्म्स में बात करूँ ना, टिपिकली द मेल इज पेड फॉर द सर्विसेज विद अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द मनी ट्रांसफर्ड। मतलब जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ तो बेसिकली अगर मनी म्यूल जो होते हैं उनको रिक्रूट किया जाता है ताकि वो बस इतना सा काम कर दें कि जो मनी इलीगली अगर मैंने कहीं से ली है या फिर मेरे पास आई है, अब मुझे उसको लॉन्डर करना है और उसको कहीं पे भिजवाना है, तो मैं पहले उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगी फटाफट से, ताकि वो रेड फ्लैग रेज ना हो कि पैसा कहीं से मेरे अकाउंट में आया है। फिर मैंने उनको दे दिया, फिर उनको बस इतना सा काम करना है कि उन्हें आगे किसी को ट्रांसफर करना है जब भी मैं बोलूँ उनको। तो वो जो बीच वाला अकाउंट है वो मनी म्यूल है एक्चुअली, या फिर म्यूल अकाउंट है। उनको एक्चुअल में कभी कभी तो पता भी नहीं होता कि वो जो जो मनी है, उनको तो ऐसा लग रहा है कि हमें तो एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है, हमारा काम है, हमारी जॉब है कि ये जो पैसा हमारे अकाउंट में आ रहा है हमें आगे ट्रांसफर करना, और उनको तो कभी भनक भी नहीं लगती मोस्ट केसेस में। तो ऐसा तो नहीं हो रहा, इस केस में ये बात की गई है। अब हम समझते हैं कि ये माइक्रो लोन ऐप केस या स्कैम एक्चुअल में है क्या। ओके, अब देखिए, आप हर एक चीज थोड़ा सा मतलब एक एक वर्ड जो मैं बोल रही हूँ अच्छे से सुनिएगा, आपको सब समझ आ जाएगा, बहुत इजी है। देखिए, बहुत सारी फिनटेक कंपनीज ऐसी हैं जो प्रोवाइड करती है इंस्टेंट पर्सनल लोन्स को, जैसे 7 से 30 दिनों के लिए, है ना, जो छोटे छोटे टाइम पीरियड्स के लिए। और ऐसे बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ लोन ऐप स्कैम केसेस हैव कम अप, और या फिर रिपोर्ट किए गए हैं पूरी कंट्री में रिसेंटली ऐसा क्या हुआ है वो भी मैं डिस्कस करूंगी। लेकिन रिसेंटली इतना ज़्यादा हो गया है कि कई केसेस में जो विक्टिम्स हैं, जो भर नहीं पाते, जो भरपाई नहीं कर पाते अपने लोन की, अपने इंटरेस्ट की लोन पे, उनके केसेस में सुसाइड तक देखा गया है, क्योंकि वो इतना हरास करना शुरू कर देते हैं। अगर हम बात करें अचानक से ये लोन ऐप्स इतने ज़्यादा बढ़ कैसे गए, इनकी पॉपुलैरिटी कैसे बढ़ गई, तो कोविड पैंडमिक इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस फॉर दिस। क्योंकि कोविड के दौरान काफ़ी लोगों ने अपनी लाइवलीहुड को लूज़ किया है, बहुत लोगों की जॉब्स गई हैं, बहुत लोग डेस्परेट नीड में हैं पैसों की, ताकि वो एटलीस्ट अपने घर के डे टू डे एक्सपेंसेस को भी नहीं चला पा रहे थे, तो वो तो चला पाए, इसीलिए शॉर्ट टर्म लोन्स, है ना। और अगर हम डिमांड की बात करें माइक्रो लोन्स की, तो ये सिर्फ हमारे जैसे आम लोगों के तक ही नहीं, इनफैक्ट कुछ कुछ कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, जो एडिशनल मनी जिनको ऐसा होता है कि कोई पार्ट टाइम जॉब लग जाए या कहीं से एक आधा पैसा और आ जाए, क्योंकि हमारी सैलरी हमारे लिए कम नहीं हमारे लिए इतनी सही नहीं पड़ रही, तो इसीलिए मतलब, या फिर यंगस्टर्स होते हैं, उनको या फिर किसी वर्चुअल करेंसी में इन्वेस्ट करना होता है, तो वो पहले लोन ले लेते हैं, थोड़ा सा ऐसा होता है ना। तो इन तरह के लोग जो हैं वो भी काफ़ी विक्टिमाइज हो जाते हैं इनकी वजह से, इस दौरान। और अगर हम बात करें कि कैसे ये जो लोन कंपनीज होती हैं ये क्या करती हैं, देखिए, ये पता क्या करती हैं, जो अपना डिस्क्रिप्शन देती हैं, इतना ल्यूक्रेटिव अट्रैक्टिव बनाती हैं अपने लोन देने के तरीके को। डिस्क्रिप्शन ऐसी लगती हैं जो लिखते हैं जो कम्प्लीटली इनएक्यूरेट होती है, हिडन लीगल टर्म्स में कुछ भी लिख देते हैं, एक्चुअल में वो टर्म्स एंड कंडीशंस बिल्कुल अलग होती हैं जो डिस्क्राइब की गई होती हैं उनसे। फिर इस दौरान वो लोग फ़ोन का डेटा वगैरह सब कुछ जितना प्राइवेट वो है डेटा भी निकाल लेते हैं, जैसे चाइना के केस में हम देखते हैं बहुत बार। तो
और जो इंटरेस्ट रेट है उसके केस में वो बोलते कुछ और है कि हम इतना चार्ज करेंगे, ऐसे घुमा फिरा के बातें करते रहते हैं अगर आप उनके एजेंट से बात करोगे, और वो चार्ज कुछ और करते हैं। तो ये चीज़ें, और कई केसेस में अभी सरकार के पास ऐसे केसेस आए हैं सामने that the people have ended up paying as much as 66% interest per month. Just think about it, 66% इंटरेस्ट पर महीना। तो और जब कभी डिफॉल्ट कर दे बंदा, मतलब या फिर नहीं भर पाए, तो जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं, नाउ दे हैव गॉट एक्सेस टू द फोन बुक, दे कॉल अप द रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स एंड आल्सो द पर्सन कंसर्न, कि क्लेम करते हैं कि उन्हें अपॉइंट किया गया था लोन गारंटर के फॉर्म में, और प्रेशर करते हैं कि आप बोरोअर को मतलब फोर्स करिए कि वो पेमेंट करें, ये वो आप अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदार को बोलिए कि जल्दी से जल्दी पेमेंट करें। इन तरह के केसेस आपको बहुत सिली लग रहा होगा, लेकिन ये हो रहा है। और इनफैक्ट कई, अगर मैं एक और एक्सट्रीम केस की आपके साथ बात करूँ, रिसेंटली अभी मैंने पढ़ा था, जिसमें क्या हुआ था कि कई ऐसे मॉव्ड पिक्चर्स नहीं होती, खुद से बना दी होती हैं, एक इंसान का मुंह ऐसे लगा के, और पता नहीं ऐसा लगता ही नहीं है कि वो एडिटेड है, पर एडिटेड होती हैं न्यूड पिक्चर्स, या पता नहीं पॉर्न क्लिप्स बना देते हैं मॉर्फ करके, और फिर मतलब धमकाते हैं कि विक्टिम की फैमिली मेंबर्स को, अगर आप नहीं भरोगे। ऐसा भी हुआ है, एंड आई एम नॉट कुकिंग दिस अप, यू कैन गो ऑन द इंटरनेट एंड रीड अबाउट इट। ओके, अब चाइना सबसे बड़ा सस्पेक्ट क्यों बन जाता है ऐसे सारे कामों का, क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का सबसे पहला शक भी चाइना पे ही इसीलिए है, क्योंकि जितने भी मोस्टली ये एंटिटीज हैं, ये जो लोन एप्स दे रही हैं, वो दे आर कंट्रोल्ड और ऑपरेटेड बाय द सस्पेक्ट्स बेस्ड इन चाइना। ओके, जो डमी डायरेक्टर्स उन्होंने इंडियन नेशनल्स को हायर किया हुआ है, वो एक्चुअल करते क्या है, कई केसेस ऐसे हैं कि वो क्या करते हैं, मनी कलेक्ट की उन्होंने विक्टिम से, जैसे भी रिकवर किया वगैरह ये सब कुछ, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, इस मनी को जो उन्होंने कलेक्ट की है इतने फोर्स्ड मैनर में और इतना इंटरेस्ट के साथ, बहुत ज़्यादा 66% इंटरेस्ट अगर कई केसेस में बता रही हूँ, तो आप सोचो कितना पैसा इकट्ठा हो गया। और ये मैं एक बंदे की बात बता रही हूँ, कितने बंदे ने लोन लिया इन लोगों से। तो फिर वो जो मनी उन्होंने कलेक्ट की, फिर उसको क्रिप्टो करेंसी में चेंज कर दिया। क्रिप्टो करेंसी को तो फॉलो करना ही बहुत मुश्किल है, एटलीस्ट अभी तो है, आने वाले टाइम में देखते हैं लॉस डेवलप हो जाएंगे कैसे। क्रिप्टो करेंसी में उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया, फिर सेंड कर दिया चाइना को। मनी लॉन्ड्रिंग भी हो सकती है बहुत आसानी से। और इनफैक्ट अगर हम बात करें इन तरह की फिनटेक कंपनीज, तो मतलब ये देखिए क्या होता है कि जितने भी द फिनटेक कंपनीज और ऑफ कोर्स अनलाइकली टू गेट फ्रेश नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज लाइसेंस फ्रॉम द आरबीआई टू ऑफर लोन्स, राइट। इन तरह की कंपनीज अगर कंप्लीटली लीगल फॉर्म में एनबीएफसी लाइसेंस चाहती हैं आरबीआई से, ताकि वो इन तरह के लोन्स दे पाए, उनको तो मिलेगी नहीं ऑफ कोर्स उनके पास, तो उनको पता है वो फ्रॉड है और किन तरह का ही वो इंटरेस्ट लोन वगैरह लेंगे। इतनी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होती हैं आरबीआई की। अगर आप योनो एसबीआई बैंक या योनो नेट बैंकिंग वगैरह ऐसी कुछ यूज करते हैं, आप देखिए इतने स्ट्रिक्ट है, अगर बाई चांस आप एक दो बारी गलत पासवर्ड भी डाल दोगे ना, आपको 24 घंटे के लिए ब्लॉक कर देंगे। सो थिंग्स हैव एक्चुअली गॉटन स्ट्रिक्टर देन बिफोर। तो फिर ऑब्वियसली इन्हें तो ये पता था कि उन्हें एनबीएफसी लाइसेंस तो मिलेगा नहीं, तो फिर वो क्या करते हैं, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग रूट का सहारा लेते हैं। एमओयू का सहारा कैसे लेते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे अभी मैंने बात की थी, यहाँ पे बात की थी ना आपके साथ, कि जो डोरमेंट एनबीएफसीज हैं, देखिए डोरमेंट एनबीएफसीज यानी कि जो इतने टाइम से बिल्कुल ऐसी ही पड़ी है, उनका कोई यूज नहीं है, ऑलमोस्ट बंद होने के कगार पे, या कोई फंक्शन नहीं कर रही इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरी आउट, बस बन चुकी थी, फिर वो गिव अप कर दिया जिस भी इंसान ने। तो इन तरह के एनबीएफसीज के साथ पता है क्या करते हैं, एमओयू साइन कर लेते हैं, और फिर मतलब एमओयू साइन करते हैं, और फिर उनका बस यूज करते रहते हैं अपने पर्पसेस के लिए, कि आप देखिए हमसे एमओयू साइन करिए, बहुत ही उनको शानदार पैकेज दे देते हैं, और फिर उसके बाद यूज एक्शन में ये करते हैं लोन देने के लिए। सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ थिंग्स आर वर्किंग। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को, यूरोजोन टू कोऑर्डिनेट फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी ऑन इन्फ्लेशन। नाउ दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब हम देखेंगे कैसे। ओके, तो ये कैसा इंपॉर्टेंट है यूरोजोन में, पहले कर्सरी रीडिंग दे देती हूँ सारे पूरे आर्टिकल की, फिर उसके बाद मुझे आपके साथ एक्सप्लिसिटली डिस्कस करना है कि कौन से 8 ईयू मेंबर्स है जो यूरोजोन के पार्ट नहीं है, कौन सी ट्रीटी है जो डील करती है, एंड थिंग्स लाइक दैट। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं। यूरोजोन फाइनेंस मिनिस्टर्स अग्रीड ऑन फ्राइडे टू एक्ट टुगेदर टू प्रोटेक्ट हाउस होल्ड्स एंड कंपनीज फ्रॉम सोरिंग एनर्जी प्राइसेस, राइट, ताकि ये सब आपको पता है। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ कि इन्फ्लेशन है, पहली बार ऐसा हुआ है कि एडवांस्ड कंट्रीज में, एडवांस्ड इकोनॉमीज, इंडस्ट्रियल बेसिस में, आप यूएसए की बात करिए, आप यूरोप की बात करिए,
काफी इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई देख रहे हैं। पता है आपको, आज तक सिर्फ 1 से 1.5% इनके यहाँ पे इन्फ्लेशन होती थी, हम तो 6, 7, 8%। इनफैक्ट अभी पिछले अगर आप 2014 अराउंड बात करें तो 10, 15% इन्फ्लेशन थी तब तो हमारे यहाँ पे। तो इनके यहाँ इन्फ्लेशन नहीं होती, इनके यहाँ पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2 डिजिट इन्फ्लेशन देखने के लिए भी मिल रही है कई जगहों पे। तो इनके लिए काफी नया है और काफी डिफिकल्ट हो रहा है। दे डू नॉट इवन अंडरस्टैंड कि इन तरह के एनर्जी प्राइसेस को जो सोर कर रहे हैं उनको कंट्रोल कैसे करना है। लेकिन यूरो जोन के पास मतलब ऐसा एक थोड़ा सा एडवांटेज है। क्या है? क्योंकि ये कॉमन यूरोपियन सेंट्रल बैंक के उससे एक दूसरे की जितनी भी पॉलिसीज हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। अभी मैं डिस्कस करती हूँ कैसे। What is eurozone, what is its use and whatever it is। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं। ओके तो यूरोजोन अगर मैं बात करूं, यूरोजोन एक्चुअली कंसिस्ट्स ऑफ 19 मेंबर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन। ये देखिए, यूरोजोन का मतलब सिर्फ इतना है, जो अपनी ऑफिशियल करेंसी यूरो यूज करते हैं वो यूरोजोन बन जाती है, और ऐसी 19 कंट्रीज हैं। अब देखिए, लेकिन हमें ईयू तो पता है कि ईयू में तो 27 मेंबर्स हैं। आफ्टर ब्रेक्सिट हैज हैपेंड, देयर आर 27 मेंबर्स। सो नाउ 27 में से 19 जो लोग हैं, 19 जो मेंबर कंट्रीज हैं वो यूरो करेंसी यूज करती है, लेकिन बची हुई 8 जो है वो यूरो करेंसी यूज नहीं करती, अपनी करेंसी यूज करती है। आई एम स्टेटिंग द नेम्स एंड देयर इज अ पर्पस। आपको लग रहा होगा ये बेफजूल की बातें हैं, सिर्फ इतना जान लिया कि 8 ईयू मेंबर्स ने नहीं यूज करते यूरो को एंड दैट्स इट। नो, अगर बाय चांस आपको ये ऑप्शंस मिल गए कि इसमें से कौन कौन से मेंबर्स हैं जो यूरो करेंसी को यूज नहीं करते, तो आपको पता होना चाहिए। या फिर सबसे बढ़िया क्वेश्चन तो ये बनता है कि कौन कौन से दिए गए मेंबर्स में से यूरो करेंसी यूज की जाती है, कौन कौन से मेंबर्स, क्योंकि 19 कंट्रीज है, आप कभी याद ही नहीं कर पाएंगे। तो 19 याद नहीं कर सकते तो 8 ईयू मेंबर जो करेंसी को यूज नहीं करते वो तो याद कर सकते हो, फिर जो भी ऑप्शन इनमें से है वो गलत है। ठीक है, तो हम देखते हैं। सबसे पहला है बुल्गारिया, सेकेंड इज क्रोशिया, third is Czech Republic, fourth is Denmark, fifth is Hungary, sixth is Poland, seventh is Romania and eighth is Sweden। ओके, तो ये सारी कंट्रीज जो है वो यूरो को यूज नहीं करती, तो मतलब ये यूरो जोन का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब सबसे पहली बात तो यूरो जोन एक्चुअल में है क्या। मैंने जैसे बता दिया कि यूरो करेंसी यूज करते हैं, लेकिन ये कब बना था? ये 1992 में मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के द्वारा जब ईयू को बनाया गया था। आपको पता है यूरोपियन यूनियन जब 1992 में बना था मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी द्वारा, तो उससे पहले यूरोपियन कम्युनिटी या फिर यूरोपियन वो हुआ करती थी, राइट। तो वो एक्चुअली में उसका पर्पस था कि वो कोल की प्रोडक्शन को एक साथ वो कर सके, मैनेज कर सके। तो आपको ये कोल वाली चीज भी पता होनी चाहिए। ये तो धीरे धीरे उन्होंने सोचा है कि कॉमन इकोनॉमिक और मॉनेटरी यूनियन बनाए, सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम हो जिसमें कॉमन करेंसी हो, कॉमन इकोनॉमिक ओरिजिन हो। तो इन तरह की चीजों के लिए फिर उसमें से यूरो जोन बनाया गया। ठीक है, और यही सारा बात देखिए। एंड नॉट ऑल यूरोपियन यूनियन नेशंस पार्टिसिपेट इन द यूरोपियन यूनियन, सम हैव ऑब्वियसली ऑप्टेड आउट देयर करेंसी। ये सब कुछ आपको पता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे आपको बतानी है, जो आपको आज तक आपने कभी ध्यान नहीं दी होगी, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। देखिए, ये घिसी पिटी सी बातें कि यूरोपियन यूनियन में कौन सी करेंसी कब फॉर्म हुआ था, इसमें यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, ये इकोनॉमिक यूनियन का कौन सा पार्ट है, ये सब बहुत ही आम बातें हो चुकी हैं। आम बातें तो पूछी भी नहीं जाती कहीं पे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूरो जोन को ज्वाइन करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। 4 एलिजिबिलिटी या फिर 4 मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं। अगर आप कोई भी ईयू के नेशन है और अगर आप यूरो जोन को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको इन 4 चीज़ों को मीट करना पड़ेगा, तब जाके आप यूरोजोन ज्वाइन कर सकते हैं ऑफिशियली। तो वो पहला है प्राइस स्टेबिलिटी, दूसरा है साउंड एंड सस्टेनेबल पब्लिक फिनेंसेस, तीसरा है ड्यूरेबिलिटी ऑफ कन्वर्जेंस और चौथा है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। ठीक है, तो हम एक एक करके हर एक वो थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं कि एक्चुअल में क्या हर एक उसका मतलब है। तो अगर मैं बात करूं कि अगर प्राइस स्टेबिलिटी किसी भी ईयू के नेशन को डेमोन्स्ट्रेट करनी है कि हम प्राइस स्टेबिलिटी हमारी कंट्री में है, तो इन्हें ये दिखाना पड़ेगा कि आपका जो एवरेज इन्फ्लेशन है वो 1.5% से ज़्यादा नहीं है। 1.5% किससे ज़्यादा नहीं? जो 3 बेस्ट परफॉर्मिंग मेंबर स्टेट्स हैं यूरोजोन की,
उसमें जितना इन्फ्लेशन चल रहा है उससे 1.5% से ज़्यादा नहीं इन्फ्लेशन होनी चाहिए, उनके आसपास ही होनी चाहिए, तब आपका प्राइस स्टेबिलिटी हमें साबित हो गई। ठीक है, अगर हम बात करें फिर उसकी कि आप कैसे पब्लिक फाइनेंसेस, साउंड पब्लिक फाइनेंसेस जो दूसरा क्राइटेरिया था, उसको कैसे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, तो उसका तरीका है कि आपका जो पब्लिक डेट है, पब्लिक डेट जो है आपका, यानी कि जो आपने लोन लिया हुआ है मार्केट से, वो जो गवर्नमेंट लोन लेती है, इट शुड बी नो ग्रेटर देन 60% ऑफ जीडीपी, तब आपका जो पब्लिक फाइनेंस है वो साउंड है। अगर हम तीसरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, विच इज अ नेशंस ड्यूरेबिलिटी ऑफ कन्वर्जेंस, सो नाउ इट इज असेस्ड थ्रू इट्स लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स विच कैन नॉट बी मोर देन 2% above the rate in the 3 member state with the most stable prices। ठीक है, इंटरेस्ट रेट जो है, जो आप चार्ज करते हैं या फिर आप डिपॉजिट्स पे देते हैं या आप लोन्स पे चार्ज करते हैं, वो 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उस रेट के जो 3 बेस्ट परफॉर्मिंग मेंबर स्टेट्स दे रही हैं। अगर हम लास्ट क्राइटेरिया की बात करें, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा एक्सचेंज रेट क्या होता है। तो एक्सचेंज रेट में मतलब ज़्यादा बहुत बहुत ज़्यादा एक्सचेंज रेट में वो नहीं होना चाहिए, इंस्टेबिलिटी नहीं होना चाहिए। एक्सचेंज रेट आप समझते हैं, जैसे अगर हम यूरो और रुपी की बात करें, तो रुपी और देखिए अभी तो ऑब्वियसली रुपी की वैल्यू यूरो के उसमें के सामने बहुत कम है, लेकिन बात यह है कि यूरो की डिवैल्यूएशन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए डॉलर के उसमें रिस्पेक्ट में या फिर किसी और करेंसी के रिस्पेक्ट में। तो फिर आपका जो एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म है या फिर जो भी आपकी कंट्री की करेंसी है, अगर आप यूरोजोन बनने से पहले कोई तो करेंसी फॉलो कर रहे हैं ना, उस करेंसी की डिवैल्यूएशन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप डी वैल्यू इन द सेंस मतलब उसका जो वैल्यू कम हो जाता है, जैसे अभी हम रुपी के केस में डेप्रिसिएशन देख रहे हैं कि अगर पहले 70 रुपए $1 खरीद सकता था तो आज 80 रुपए $1 खरीद सकता है, तो इस तरह का डिवैल्यूएशन नहीं होना चाहिए। तो ये ही इनका लास्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। Okay, so let's move on to the next article. Okay, so next article is going to be about international relations. Let me just move the cursor to it. Okay, so it is going to be about North Korea. Now North Korea makes nuclear program irreversible. देखिए क्या हुआ है नॉर्थ कोरिया के बारे में, अभी मैंने रिसेंटली आपके साथ एक आर्टिकल डिस्कस किया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने बताया था कि रशिया, चाइना और ईरान और नॉर्थ कोरिया, ये जो कॉन्ड्रम क्रिएट हो रहा है, कैसे इस चीज़ पे आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक तरफ कंट्रीज और बाकी हमारी सारी कंट्रीज एक तरफ, तो ये थोड़ा सा हम पोलराइजेशन देख रहे हैं। और बात ये है कि नॉर्थ कोरिया अब उसने क्या कर दिया है कि ये डिक्लेयर कर दिया है कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इट इज़ इरिवर्सिबल। अब देखिए हम इसकी कर्सरी रीडिंग देते हैं, आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि इन्होंने ऐसा क्यों किया है। देखिए नॉर्थ कोरिया ने एक लॉ पास किया है जिसमें उन्होंने डिक्लेयर किया है कि हम रेडी हैं लॉन्च करने के लिए प्रिवेंटिव न्यूक्लियर स्ट्राइक्स को, इंक्लूडिंग इन द फेस ऑफ कन्वेंशनल अटैक्स। इनका ये कहना है कि हम पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, जो साउथ कोरिया है बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेट नहीं करती डीमिलिटराइजेशन उसमें डीमिलिटराइजेशन एफर्ट्स में हमारे साथ कोऑर्डिनेट नहीं करती, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, यूएसए है वो हमको पसंद नहीं करता, हम पे इतने सारे सैंक्शंस हैं, हम पे कभी भी हमला किया जा सकता है, इतने सारे थ्रेट्स हैं हमें, इसीलिए हमें प्रिवेंटिव यानी कि एक अपने आप को बचाने के लिए इन तरह के न्यूक्लियर स्ट्राइक्स को वो लॉन्च करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। और इफेक्टिवली ये लॉ लाने के बाद उन्होंने ऑफिशियली ये एलिमिनेट कर दी है इस पॉसिबिलिटी को भी कि वो डी न्यूक्लियराइजेशन टॉक्स जो चल रही हैं सियोल के साथ यानी कि साउथ कोरिया के साथ, अब तो वो टॉक्स ही रह जाएंगी, क्योंकि उस पर अब कोई आगे फर्दर प्रोसीड नहीं होगा, क्योंकि नाउ दे हैव मेड इट क्लियर दैट द न्यूक्लियर स्टेट इज नाउ इरिवर्सिबल ऑन इट्स पाथ। हम वापस नहीं जाएंगे, अब हम कंप्लीटली ऑफिशियली एक न्यूक्लियर उस पर चल चुके हैं। और ये जो अनाउंसमेंट है ऑब्वियसली आप जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का ये सब कुछ मैं समझा चुकी हूँ। ऑलराइट, और इनफैक्ट इतना मतलब नॉर्थ कोरिया जिसे हम हर्मिट किंगडम कहते हैं, नॉर्थ कोरिया इज वेरी अजीब इन द सेंस कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत चल रही है। ये अजीब सी रीजंस के लिए ब्लेम करते रहते हैं साउथ कोरिया को, जैसे जो वहाँ के लीडर हैं सुप्रीम लीडर किम, नाउ ही ब्लेम्स साउथ कोरिया फॉर ब्रिंगिंग कोविड-19 इनटू इट्स टेरिटरी टू थ्रू
द बॉर्डर लिंक्स। तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पे कोविड भी यही लेके आए, वरना हम तो इतना आइसोलेटेड नेशन है, हमारा तो किसी के साथ वास्ता नहीं है, हमारे लोग यहाँ कहीं जाते नहीं है, कहीं और के लोग यहाँ आ नहीं सकते, तो फिर कैसे यहाँ कोविड आ जाएगा? ऑब्वियसली साउथ कोरिया लेके आया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ के सुप्रीम लीडर को, इनफैक्ट मतलब अगर आप जानते हैं कि कहीं कहीं ऐसे लोग जो नॉर्थ कोरिया से भाग के यूएसए में अपना रिफ्यूज जिन्होंने लिया है, और किसी कंट्री में, तो वो काफ़ी कुछ ऐसा बताते हैं कि उन्हें बचपन से ही ऐसी बुक्स पढ़ाई जाती हैं जिसमें ये लिखा होता है कि उनका लीडर उनकी मन की आत्मा की आवाज़ भी सुन सकता है। अगर बाई चांस वो उनको मन में भी क्रिटिसाइज करेंगे तो उनको पनिश किया जाएगा, बहुत कुछ। इट इज़ लाइक अ ब्रूटल कंट्री इन दैट सेंस। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। ये जो नया आर्टिकल है, देयर इज नथिंग मच टू डिस्कस हियर। तो इसमें बस ये है कि जो अब एयर है, यानी कि जो सक्सेसर है क्वीन एलिजाबेथ टू के, जो उनके बेटे यानी कि किंग चार्ल्स थ्री, नाउ ही हैज वाउड, यानी कि उन्होंने कसम खाई है, शपथ ग्रहण की है कि मैं अपने जो लेट मदर, जो उन्होंने इतनी लॉन्ग लाइफ सर्विस जो उन्होंने डिनोट की अपनी ब्रिटेन को और कॉमनवेल्थ नेशंस के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, तो ये मैं वाउ करता हूँ कि मैं भी बिल्कुल उन्हीं के नक्शे कदम पर चलूँगा, उन्हीं के तरह डिवोशन और जो सैक्रिफाइस उन्होंने किया है सबके लिए वो भी करूँगा। और आपको मैं बता दूँ, अब जो इनके बेटे हैं, यानी कि जो इनके एयर हैं, उनको उन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स भी डिक्लेयर कर दिए। इससे पहले ये खुद प्रिंस हुआ करते थे, तो अब उन्होंने खुद के बेटे को भी, यानी हिज एयर इज विलियम। ओके, सो नाउ विलियम हैज बिकम प्रिंस एंड चार्ल्स हैज बिकम the new King Charles III. Okay, so that's it from here. All right, so next article is, this is something very important. This is an event that you must take note of. क्यों? क्योंकि ऐसा है कि जो जो चीज़ें इंडिया, श्रीलंका और चाइना के बीच में ये ट्राइंगल जो बन रहा है, इसमें जो भी बातें, एक भी पॉइंट अगर रोज के रोज ऐड हो रहा है तो हमें देखना है कि सिचुएशन इवॉल्व हो कैसे रही है, एंड हेंस दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट। डोंट ऑब्स्ट्रक्ट इंडिया बैक्ड प्रोजेक्ट्स। रनिल, श्रीलंका के प्रेसिडेंट यानी कि रनिल विक्रम सिंह जी ने फ्राइडे को अपने ऑफिशियल्स को ऑफिशियली एडवाइस किया है कि आप इमीडिएटली एक्ट कीजिए या फिर गवर्नमेंट सर्कुलर्स को अमेंड करिए अगर वो इम्पीड, यानी कि हैम्पर कर रहे हैं इंडियन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को जो हमारे यहाँ पे हो रहे हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी कैश स्ट्रैप्ड हैं। हम और भी डीले इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में या किसी तरह की हेल्प हमें कोई कंट्री दे रही है उसमें नहीं होते देख सकते। हम नहीं चाहते जो कंट्री हमारी हेल्प कर रही है हम उन्हें हरास करें, उन्हें हमारी वजह से दिक्कत हो। तो इसीलिए जितनी भी अमेंडमेंट्स गवर्नमेंट सर्कुलर्स में चाहिए आप करिए। देखिए, कहीं ना कहीं तो ऑब्वियसली जो रनिल विक्रम सिंह जी हैं वो बैलेंस आउट तो करेंगे ही ना, कितना वो खुद को दिखा देंगे कि वो चाइना। देखिए, इंडिया ने सबसे ज्यादा मदद की है जनवरी से लेके अभी तक, हमने इतना लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है जो बेहिसाब, मतलब किसी कंट्री ने नहीं। इनफैक्ट पहली कंट्री ही इंडिया थी जो उनका साथ दे रही है। बहुत कुछ ऐसा हुआ है, इतना बुरा बुरा चाइना हमें बीच में आके बोल दी, हम बस चुप इसीलिए हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारा नेबर सच में बहुत ही ज्यादा मुश्किल में है, वरना अच्छे से जवाब तो इंडिया भी अब दे सकती है। इंडिया को तो वैसे ही बहुत बूस्ट मिल चुका है, मोरल हमारा इतना बूस्ट हो गया है जब से हमें पता चला है कि हमने यूके को टेक ओवर करके फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बन गए हैं। नाउ निर्मला सीतारमन जी एंड एस जयशंकर जी, ऑल ऑफ देम हैव स्टार्टेड कोटिंग दिस फैक्ट इन ईच एंड एवरी स्पीच ऑफ देयर्स। जैसे एस जयशंकर दैट डे वाज सेइंग के अब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम नॉन अलाइंड, या फिर वो जो 1950-60s की जो इंडिया हुआ करती थी, जो पूरे संसार में कोई भी इवेंट अगर अनफोल्ड हो रहा है तो उस पर अपना कोई भी अपने कोई भी आइडियाज व्यक्त ना करना या फिर कोई भी ओपिनियन ना रखना। अब आप विश्व की 5वें नंबर की इकोनॉमी से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इंटरनेशनल इवेंट्स में अपना योगदान ना दे? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अब हमें चुप नहीं रहना चाहिए, अपना स्टेक लेना चाहिए। फिर निर्मला सीतारमन जी से हमने सुना था, अभी परसों ही उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि अब ठीक है, इन्फ्लेशन तो ठीक है, हो गई है 6.7% एक इन्फ्लेशन ठीक ही है, इतनी भी ज़्यादा महंगाई नहीं है। तो अब हमारा इन्फ्लेशन तो फोकस ही नहीं है, अब हम 5वीं इकोनॉमी बन गए हैं, तो हमें और इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है ताकि हम और आगे बढ़े। सो दिस इज हाउ it is, we have actually gotten a boost in our morale. Okay, India has offered support of billions of dollars this year to its southern neighbor, which is facing its worst economic crisis, and this is exactly what I just told you. Okay, just let me check if there is another article to be discussed here. Okay, so this is it.
तो अब नेक्स्ट आर्टिकल जो है इट इज अबाउट द पाकिस्तान फ्लड्स. ओके, यूएन चीफ स्लैम्स क्लाइमेट चेंज इंसेनिटी ऑन पाकिस्तान फ्लड विजिट. ओके, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, जो आपको पता है, एंटोनियो गटर्स, उन्होंने बोला है कि इतना जो ग्लोबल अटेंशन का लैक है, यानी कि पूरा जो ग्लोब है जो क्लाइमेट चेंज को एक चेंज समझता ही नहीं है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, या फिर कोई अटेंशन नहीं है. आपका बस बिजनेस एज यूजुअल जो एटीट्यूड है जो पूरे संसार का चल रहा है, हर कंट्री का. स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन किया है, स्पेसिफिकली जो सो कॉल्ड इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस हैं, जिनका किया हुआ भुगतान आज हमारी जैसी कंट्रीज भुगतती है. तो उनका ये कहना है कि इट इज़ इंसेन, आप पागल हो अगर आज भी कोई भी कंट्री ये नहीं समझ पा रही कि क्लाइमेट चेंज कितना बड़ा मुद्दा है. कोई भी ये नहीं देख पा रहा कि इन तरह के फ्लड्स जिसकी वजह से 1400 लोगों की जान जा चुकी है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से 33 million of people have gotten affected, they have lost their livelihoods, crops have gone devastated completely, there is nothing to eat, there is no electricity for a lot of people, or area as big as UK has gotten underwater. So what are you thinking about? Are you insane अगर आप आज भी ये नहीं समझ रहे कि climate change पे आपको you have to pace up your efforts. Come on guys. So this is his call to the entire world. और इनका यही कहना है कि एक्चुअल में पाकिस्तान में विजिट किया है इन्होंने ताकि वो मोबिलाइज कर सके, यू नो, एफर्ट को, मतलब मोबिलाइज कर सके इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि वो हेल्प करें पाकिस्तान की. इनका ये भी कहना है कि पाकिस्तान ने आज तक काफ़ी जेनरोसिटी दिखाई है. जब भी किसी और कंट्री को ज़रूरत पड़ी है, या फिर रिफ्यूजीज़ अगर जैसे अफगानिस्तान से आए हैं, तो उन्होंने अपने कॉस्ट पे उन रिफ्यूजीज़ को पनाह दी है. तो हम पीछे नहीं हट सकते इनकी हेल्प करने से. इंटरनेशनल हेल्प मिलेगी बिल्कुल इनको. बहुत सारी बातें इन्होंने ऐसी कही हैं. और हाँ, इन्होंने एक स्टेटमेंट यहाँ पे भी दी है, दिस इज इंसेनिटी, दिस इज कलेक्टिव सुसाइड. सो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन टेक अ नोट ऑफ. पाकिस्तान इज रिस्पॉन्स. अब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमें भी समझना है कि पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, हमारी जैसी जो कंट्रीज हैं, वी ऑल आर नो डिफरेंट, क्योंकि हमारा योगदान इस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में या फिर ग्लोबल वार्मिंग में, we have contributed less than 1% of the global greenhouse gas emissions. And पाकिस्तान इज नो डिफरेंट. उनका भी कोई योगदान नहीं है. हम तो डेवलप, अब हम कितने ही साल पहले आज़ाद हुए हैं और कितने ही साल पहले हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चालू हुआ है. अगर हम कह दें कि नहीं हम 1947 में हो गए, तो हम भी तो कब से डेवलप हो ही रहे हैं. तो आप एक बारी, आप कौन सी सेंचुरी से यूके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कर रहे हैं, एक बारी वो जाके सर्च करिए. या फिर 1947 में, ठीक है, हम एक एग्रेरियन इकोनॉमी थे, हमने इंडस्ट्रियल, वो तो इंदिरा गांधी के टाइम के बाद शुरू किया है डेवलपमेंट. तो कहाँ से, हम तो डेवलप ही पूरी तरह से अभी हमने चालू ही नहीं किया. और अभी आप कह रहे हो कि आप रिस्ट्रिक्शंस लगाओ अपने ऊपर, क्लाइमेट चेंज की बात करो. हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होनी चाहिए. तो इनका भी यही कहना है, ये हिंट इन्होंने यही दिया है कि जिस कंट्री ने 1% से भी कम कॉन्ट्रीब्यूट किया है ग्लोबल वार्मिंग में, अब वो 8th नंबर पे आती है उस लिस्ट में. जो एक एनजीओ, यानी कि जो जर्मन वॉच एक एनजीओ है, उसमें उन्होंने एक लिस्ट बनाई है कि कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहे हैं. तो उसमें 8th नंबर पे पाकिस्तान आती है. जिस कंट्री ने 1% भी कंट्रीब्यूट नहीं किया हुआ, वो 8th नंबर पे आती है. आप सोचिए किस तरह का करे कोई और, लेकिन भुगतेगी हमेशा लीस्ट डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. आई थिंक उनको सबसे पहले तो टेक्नोलॉजिकल नो हाउ हमारे साथ शेयर करना चाहिए कि कैसे हम क्लाइमेट चेंज से डील कर सकते हैं जो वो कंट्रीज हैं. दूसरा, उन्हें ये करना चाहिए कि उन्हें हमें फिनेंस देना चाहिए. जो उन्होंने $100 बिलियन का, आपको अगर पता होगा पेरिस क्लाइमेट चेंज वगैरह ये सब जो हम पढ़ते हैं, तो ये भी पढ़ते हैं कि उन्होंने फिनेंस का प्रॉमिस किया हुआ है $100 बिलियन. अभी तक तो कोई अता पता है नहीं है. ग्लासगो मीटिंग में मिस्टर मोदी, इंडिया जैसे नेशन ने जो आज लीड कर रहा है हर चीज़ में, हमने कमिट कर दिया कि हम 270 तक क्लाइमेट न्यूट्रलिटी अटेन कर लेंगे. लेकिन so-called advanced and sophisticated nations are yet to declare their promise of finance or climate finance. Okay, so let's move on to the next article. Alright, अब इसका भी मैं आपको एक बैकग्राउंड देना चाहूँगी. मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया था कि एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है राइस पे.
ब्राउन राइस पे, होली मिल्ड राइस पे, हर तरह के जो राइस है उस पे एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा के 20% कर दी गई है, क्योंकि जो राइस इन्फ्लेशन है हमारे भारत में काफ़ी बढ़ गया है। इसका रीज़न भी मैंने आपके साथ एक दो बार पहले एक एडिटोरियल में भी डिस्कस किया था कि एक्चुअली हुआ क्या है कि लोग अपना जो उपज ही नहीं कर पाए, इन द सेंस उगा ही नहीं पाए हैं ज़्यादा राइस, इतनी ज़्यादा उपज हुई नहीं है इसका, क्योंकि उन्होंने सो ही नहीं किया, बोए ही नहीं थे सीड्स, क्योंकि जितनी सीड्स हुई भी थी वो अनइवन मॉनसून की वजह से उन्हें पता नहीं था कि वो उनकी उपज हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी, वो उगाएं या ना उगाएं, बड़े सारे ऐसे रीजंस थे। क्योंकि कई स्टेट्स में आप देखिए, आपको मैं बताती हूँ, मैंने ये पहले भी एक उसमें डिस्कस किया है अपनी वीडियो में, पता नहीं वो वीडियो बहुत ही, उसमें बहुत मेहनत लगी थी, हर वीडियो में बहुत मेहनत लगती है। आपको क्या लगता है कि ये 1 घंटा, अगर आपको लग रहा है कि 1 घंटे की वीडियो है तो 1 ही घंटा लगता है वीडियो बनने में, बहुत टाइम लगता है एक वीडियो को बनाने में। और कितना ये, मतलब छोड़िए, खैर वो तो बात की बातें हैं। तो उस वीडियो में मैंने ये बात बताई थी कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान आज क्लाइमेट चेंज देख रहा है, नो कंट्री इज डिफरेंट, क्लाइमेट का पैटर्न इतना अनयूजुअल बन चुका है कि चाइना जो हमारे बिल्कुल राइट हैंड साइड पे स्थित है और पाकिस्तान जो हमारे बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे स्थित है, चाइना में आज सूखा पड़ गया है जो कभी उन्होंने देखा ही नहीं। सूखा इन द सेंस यांगत्से रिवर जो जिसपे वो इतना प्राइड फील करती है चाइना से, वो सूख चुकी है। वहां पे जो शिप्स होते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो रिवर यूज की जाती थी, वो पूरा सूख गई है कि वो क्या उससे शिप ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। तो बहुत कुछ है। अब क्या होगा, चाइना क्या करेगी अगर सब कुछ इतना सूखा पड़ गया है, तो वो क्या करेगी, वो और कोल इलेक्ट्रिसिटी के लिए ऑब्वियसली हाइड्रो पावर वो यूज करते हैं ना चाइना ज्यादा, अब हाइड्रो पावर यूज ना करेगी, उसके बजाय वो क्या करेंगे, कोल बर्न करना शुरू करेंगे। कोल बर्न करना शुरू करेंगे तो ग्लोबल हाउस ग्रीन हाउस एमिशंस बढ़ेंगी, ग्रीन हाउस एमिशंस बढ़ेगी तो फिर ये क्लाइमेट चेंज का लूप कभी खत्म ही नहीं होगा, यही चलता रहेगा। फिर अगर हम अपने लेफ्ट की बात करें, पाकिस्तान तो बेचारा भुगत रहा है, खैर उसका क्या कहना। लेकिन अगर हम इंडिया में ही बात करें, कई स्टेट्स ऐसी हैं जो जहाँ पे सूखा होता है, थार डेजर्ट का एरिया आप देखोगे ना, उसने अपने एवरेज से 500 गुना ज्यादा इस बारी वहां पे रेन हुई है। अगर आप बात करें जोधपुर में फ्लड्स आई थी, आपको अगर याद हो, मैंने आपके साथ अभी पीछे डिस्कस किया था। तो इन तरह की जगहों पे इतना ज्यादा पानी है, जिन जगहों पे ये राइस क्रॉप उगती है वहां पे इतनी मानसून सही से हुई नहीं है। तो मतलब इसीलिए काफी सही वो ग्रेन की ग्रोथ नहीं हुई है, तो प्रोक्योरमेंट कहाँ से हो पाएगी इतनी। तो इसीलिए हमारे यहाँ महंगाई नहीं बढ़ जाए तो हमें एक्सपोर्ट रोकना होगा। ये भी एक मेजर है इन्फ्लेशन को कर्ब करने का। एक तो होता मॉनेटरी मेजर कि आप क्या करें, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को कंट्रोल करने की कोशिश करें, जो आरबीआई करती है। फिर एक होता है फिस्कल मेजर। अब फिस्कल मेजर में भी आप बहुत सारी चीजें ऐसे देखते हैं महंगाई कम करने की। फिर एक होता है एक्स्ट्रा मेजर। एक्स्ट्रा मेजर्स ये होते हैं कि आप उसका एक्सपोर्ट रोक दो कुछ टाइम के लिए, जिसका एक्सपोर्ट रुकने से हमारे यहाँ महंगाई कम हो सकती है। क्योंकि ठीक है, मतलब कई लोगों ने अगर उगाए भी, राइस उगाया, तो अच्छे लालच के चक्कर में कितनी भी यहाँ महंगाई पड़ रही हो, क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे कि बाहर पैसा अच्छा मिल रहा है, तो फिर यहाँ महंगाई रह जाएगी। तो इसीलिए आप टेम्परेरली बैन कर देते हो। तो दिस इज एग्जैक्टली हाउ थिंग्स गेट मैनेज्ड। अगर हम बात करें, वो तो मैंने आपके साथ राइस की बात की थी, लेकिन अब बात है ब्रोकन राइस की। अब देखिए, यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि ब्रोकन राइस मैंने आपके साथ जब अभी बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 की डिस्कस की थी, बहुत ही रीसेंट एक आर्टिकल, एक वीडियो में, आई डो नॉट रिमेम्बर कौन सी वीडियो थी वो भी शायद वही वीडियो थी जिसके अंदर मैंने ये पाकिस्तान और चाइना का सब कुछ बताया था। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ जो हाई स्टार्च कंटेंट होता है, जैसे ब्रोकन राइस और मेज वगैरह, ये सब जो होते हैं, स्वीट पोटैटोज, इन तरह के जो ऐसे वो खाद्य पदार्थ होते हैं जो वेस्ट हो जाते हैं वगैरह, जो उनको फिर यूज किया जाता है एथेनॉल बनाने में भी, है ना। ये चीज मैंने आपको एडिशनल में यहाँ बता देती हूँ। तो ब्रोकन राइस का एक्सपोर्ट बैन किया गया है। ब्रोकन राइस मोस्टली यूज किया जाता है एनिमल फीड के लिए, यानी कि जो एनिमल है, जो डोमेस्टिक कैटल वगैरह है, उनको खिलाने के लिए यूज किया जाता है। और एथेनॉल प्रोडक्शन का भी एक कंपोनेंट है ब्रोकन राइस, ये भी आपको मैंने अभी बता दिया। ठीक है, तो अब इसकी देखा जाए तो डोमेस्टिक डिमांड काफी है, लेकिन प्रोडक्शन सिनेरियो मैंने आपको बता दिया, इतना खास इस बार सही नहीं रहा प्रोडक्शन सिनेरियो राइस का, तो इसीलिए यहीं पे बात की है। और इंडिया ब्रोकन राइस कौन कौन सी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है, जैसे चाइना, सेनेगल, वियतनाम, जिबूती एंड इंडोनेशिया। Okay, it exported about 21.31 lakh ton of broken rice in the past 5 months, which is huge. So this actually tells us कि export scenario काफी strong है broken rice का भारत द्वारा। इसीलिए अगर इसको हम रोक देंगे तो हमारी इन्फ्लेशन कर्व हो सकती है बहुत हद तक। ठीक है, तो यही सब कुछ यहाँ पे बात की है। अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टेड क्वांटिटी, ऑल राइट, दिस इज समथिंग
we've gotten an idea about. I think अब हमें next article discuss करना चाहिए. All right. So the next article is प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप इस पूरे कैंपेन के बारे में सुनेंगे ना, आपका दिल खुश हो जाएगा कि कुछ कुछ ऐसी है ना चीज़ें जो सरकार लेके आ रही है, वो सच में कमेंडेबल है. पॉलिटिक्स एक तरफ, लेकिन अगर कोई भी सरकार हो, चाहे वो ऑपोजिशन हो सेंटर की, चाहे सेंटर खुद हो, कोई भी पार्टी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. हमारा एम ये है कि सिटीजन्स की भलाई होनी चाहिए. भारत एक प्रोग्रेस की तरफ बढ़ना चाहिए. किसी को कोई दिक्कत है, कोई वल्नरेबल सेक्शंस है, तो उनकी सुनी जानी चाहिए. तो उसी की केस में ये आता है मेक एंटी टीबी कैंपेन अ मास मूवमेंट, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू. ठीक है, तो इन्होंने लॉन्च किया है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को फ्राइडे को. और इन्होंने कहा है कि ट्यूबरकुलोसिस, ये एक फैक्ट है जो आपको याद होना चाहिए. इससे पहले कि मैं आपको ये पूरा अभियान समझाऊं, तो आपको ये फैक्ट याद रखना है कि जो ट्यूबरकुलोसिस है वो उससे जो इट causes largest number of deaths among all other infectious diseases in the कंट्री. जितनी भी इन्फेक्शियस डिसीजेज हैं जो हमारी पूरे भारत में देखी जाती हैं, उसमें से नंबर 1 जो डेथ कॉजिंग एजेंट है वो ट्यूबरकुलोसिस है. और अगर भारत की बात की जाए तो द्रौपदी मुर्मू जी ने स्पेसिफिकली पॉइंट किया है कि हमारी अराउंड 20% पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन हम अकाउंट करते हैं, लेकिन 25% ऑफ द टोटल टीबी पेशेंट्स ऑफ द वर्ल्ड आर इन इंडिया एंड दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, विच इज राइट. तो यही इन्होंने कहा है कि न्यू इंडिया, देखिए अब ये न्यू इंडिया जो वर्ड है ना, आप बहुत जगह देखोगे अब आने वाले टाइम में, बहुत जगह देखोगे न्यू इंडिया. जैसे हमने अभी राजपथ देखा, उसका नाम चेंज होके कर्तव्य पथ बना. बहुत चीज़ों में आप न्यू इंडिया देखेंगे. तो उसी रिस्पेक्ट में एक मेडिकल एंगल भी है कि न्यू इंडिया है, जो एक इंडिया को एक लीडिंग नेशन की तरह देखते हैं हम हर चीज़ में. पूरे वर्ल्ड में अगर एक लीडिंग नेशन की तरह देखते हैं, जैसे कोविड-19 पैंडेमिक में भी हमने काफ़ी आगे रहे हम संभालने में सब कुछ, तो वैसे ही हमें इसमें भी आगे बढ़ना है और लीड करना है. और एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि यूनाइटेड नेशंस के SDGs हैं, वो हर नेशन को कंपेल करते हैं कि आप अपना टीबी इरेडिकेट करिए अपनी कंट्री में बाय 2030. लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या किया है, टारगेट सेट किया है इरेडिकेट करने का बाय 2025, 5 years ahead. ठीक है, 5 साल पहले. तो इसीलिए ये चीज़ हमें देखनी चाहिए. अब हम देखते हैं कि ये PM टीबी ये क्या है, PM टीबी मुक्त भारत अभियान एक्चुअल में है क्या. राइट, हम इसके कुछ फीचर्स, सबसे पहला कंपोनेंट हमें देखना है इसका, वो ये है निक्षय मित्रा इनिशिएटिव. निक्षय मित्रा इनिशिएटिव क्या है, बेसिकली ये सबसे वाइटल कंपोनेंट है इस पूरे अभियान का, इस पूरे कैंपेन का. ठीक है, जो इस अभियान के दौरान ही, लॉन्च करते दौरान ही इस निक्षय मित्र इनिशिएटिव को भी लॉन्च किया गया. ये है क्या, बेसिकली ये एक पोर्टल है. ये एक पोर्टल है जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा डोनर्स को. ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है कि ये डोनर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा कि आप जिस भी तरह का सपोर्ट दे सकते हैं उन लोगों को जो टीबी ट्रीटमेंट से अंडरगो कर रहे हैं, तो आप इस पोर्टल के द्वारा दे सकते हैं. ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको जाननी है कि किस तरह का सपोर्ट डोनर्स दे सकते हैं. 3 तरह का, 3 pronged सपोर्ट. फर्स्ट इज न्यूट्रिशनल, सेकेंड इज एडिशनल डायग्नोस्टिक, थर्ड इज वोकेशनल सपोर्ट. ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है. अगर हम बात करें कि अडॉप्शन प्रोविजन के बारे में, कि ये अडॉप्शन प्रोविजन के बारे में बात करता है बाय कॉर्पोरेट्स, इंडिविजुअल्स और NGOs, है ना. आपको लग रहा होगा कि अडॉप्शन, मतलब अडॉप्शन कहाँ से आ गया इसमें. बिल्कुल है, क्योंकि इस स्कीम के द्वारा क्या किया जा रहा है, जो भी लोग यानी कि इंडिविजुअल्स या फिर कोई NGOs हैं या फिर कोई कंपनी है, वो अडॉप्ट करना चाहती है टीबी पेशेंट्स को. अडॉप्ट नॉट इन द लिटरल सेंस ऑफ अडॉप्टिंग मतलब उनका पूरा खर्चा उठाना, उनका ध्यान के लिए पूरा न्यूट्रिशनल सप्लाई देना, या फिर उनको वोकेशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराना. उनके फैमिली मेम्बर्स हैं. देखिए, मोस्ट केसेस में जिनको टीबी होता है ना, वो ब्रेड विनर्स होते हैं, है ना. मतलब इन द सेंस वही घर की रोजी रोटी का सोल उनके कंधे पे वो होता है, बर्डन सारा. तो अगर वही टीबी से ग्रस्त हो गए तो पूरी फैमिली मेंबर में तो किसी को कमाना ही नहीं आता, कमाऊदार है ही नहीं वो लोग. तो उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दिलवाना 1 से 3 साल के लिए, 1 से 3 साल के लिए आप अडॉप्ट कर सकते हैं. या फिर आप उनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट दो पूरे घर को उनको, या फिर आप डायग्नोसिस में उनके प्रॉपर हेल्प करो, ट्रीटमेंट में. ठीक है, तो इन तरह से आप अडॉप्ट कर सकते हो.
और अगर आपको इस इनिशिएटिव को ज्वाइन करना है अडॉप्शन पर्पसेस के लिए तो आप जाइए साइट पे, आप रजिस्टर करिए खुद को, और एक एनोनिमस लिस्ट मिल जाएगी वहाँ पे आपको टीबी पेशेंट्स की, जो कैटेगराइज किए गए हैं अकॉर्डिंग टू प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, ब्लॉक्स, डिस्ट्रिक्ट्स एंड स्टेट्स। तो जो भी आपको मतलब आप जहाँ लाए करते हो वहाँ से आप देख सकते हो। और स्पॉन्सर्स फिर मतलब अगर आप एक स्पॉन्सर ही हुए, अगर आप खुद को रजिस्टर कर रहे हो तो यू कैन एक्चुअली सिलेक्ट द नंबर ऑफ पेशेंट्स एज पर देयर कैपेसिटी, ओके, एज पर योर कैपेसिटी। और अडॉप्शन प्रोविजन की अगर हम बात करें जो कॉर्पोरेट्स और एनजीओज के लिए है या फिर इंडिविजुअल्स के लिए है, तो वो एक्चुअल में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 से 3 साल के लिए करते हैं। तो अगर हम मंथली फूड बास्केट की अगर बात करें कि किन तरह का सपोर्ट एडल्ट्स और चिल्ड्रन जो टीबी से ग्रस्त हैं उनको मिलना चाहिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो इंडियन एक्सप्रेस में आया था एक बार, अभी कल परसों, आई डो नॉट रिमेम्बर एग्जैक्टली। तो उसमें मतलब बताया गया था कि जो सीरियल्स या मिलेट्स हैं एडल्ट्स के लिए 3 kg मंथली कह रही हूँ, चिल्ड्रन के लिए 2 kg, और पल्सेस हैं एडल्ट्स के लिए 1.5 kg और चिल्ड्रन के लिए 1 kg। या फिर अगर हम एग्स की बात करें, एग्स आर ऑप्शनल, बाकी चीज़ें जो हैं यानी कि मिल्क पाउडर या फिर मिल्क, ये वो है मतलब कंपलसरी है 1 kg या 6 लीटर्स या 1 kg, यानी कि 1 kg मिल्क पाउडर, 6 लीटर्स ऑफ मिल्क, या फिर ग्राउंड नट्स 1 kg, ये एडल्ट्स के लिए कंपलसरी है आपको अगर आप मंथली फूड बास्केट प्रोवाइड कर रहे हो टीबी पेशेंट्स के लिए। न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट बता रही हूँ जो अडॉप्ट कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। एग्स ऑप्शनल है 30-30 एडल्ट्स और चिल्ड्रन दोनों को, ओके। तो ये उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है अगर उन्हें सीरियल्स या फिर मिलेट्स या पल्सेस या मिल्क पाउडर और एग्स इन प्रोपोर्शन में मिल जाए तो उनका न्यूट्रिशनल बैलेंस मेंटेन रहता है। एंड यू नो टीबी इज अ लॉट अबाउट फूड, अ लॉट अबाउट मेंटेनिंग योर ब्लड शुगर लेवल्स एज वेल, क्योंकि जिनको टीबी होता है देन दे बिकम मोर प्रोन टू अदर डिजीजेस एज वेल लाइक डायबिटीज एंड यू नो दैट हाई ब्लड प्रेशर। तो इसलिए ये सारी चीज़ें भी साथ ही में कंट्रोल करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट दो, इतना कुछ खास इसमें लिखा नहीं हुआ, पर मैं आपको बता देती हूँ कि रेलवेज फ्लोट्स टेंडर फॉर इंडियन व्हील्स। अब देखिए रेलवेज ने टेंडर्स अब बांटने शुरू किए हैं मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत कि आप डोमेस्टिक प्रोडक्शन स्टार्ट करिए व्हील्स की, जो हाई स्पीड ट्रेन्स में यूज़ की जाएंगी, हाई स्ट्रेंथ रेल ट्रैक्स के लिए भी, ये सब वगैरह इन्होंने अब भारत में देने शुरू की है। इनफैक्ट हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में हम एक्सपोर्टर भी बने इस चीज़ के, ठीक है। सो दिस इज समथिंग। अब हमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है। ओके, आई एम सर्चिंग फॉर दिस ओनली। Alright, rules relaxed to bring IAS, IPS officers to J&K. Okay, इससे पहले मैं समझाऊं कि कूलिंग ऑफ पीरियड क्या होता है या फिर कितना होना चाहिए कूलिंग ऑफ पीरियड, और किन तरह के अब इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में अपनी पोस्टिंग करवाने के लिए। उससे पहले हम इसकी कर्सरी रीडिंग दे देते हैं कि एक्चुअल में इसमें क्या क्या लिखा है, ओके। तो इसमें देखिए क्या कहा है कि मिनिस्टर ऑफ पर्सोनल, आपको पता है जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने ये कहा है कि सेंटर हैज रिलैक्स्ड द नॉर्म्स टू एनकरेज द ऑल इंडिया सर्विसेज एंड अदर सेंट्रल सर्विसेज ऑफिसर्स टू गेट पोस्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर। अब यूनियन टेरिटरी ऑफ, आपको पता है जो यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK है वो काफ़ी शॉर्टेज में चल रही है ऑफिसर्स के नंबर्स में। जब से 2019 में आपको पता है इनका विभाजन हुआ था लद्दाख और इनका, और फिर एक यूनियन टेरिटरी बन गई, तो तब से ऑफिसर्स की काफ़ी शॉर्टेज है। और इनफैक्ट बहुत लोग डरते भी हैं वहाँ पोस्ट होने से, इतना ल्यूक्रेटिव उन्हें नहीं लगता, उन्हें लगता है कि उनके फैमिली मेम्बर्स भी काफ़ी मना करते हैं कि आप वहाँ पोस्टेड मत होइए। तो बहुत, अब देखिए लेकिन सरकार तो चलानी है ना, मतलब कब तक सरकार को कुछ करना पड़ेगा इस चीज़ के बारे में। ऑफकोर्स सिक्योरिटी सिचुएशन तो एक एस्पेक्ट है जिसे डिफेंस मिनिस्ट्री जिसके साथ डील करे ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो वहाँ जाने में, लेकिन और भी एस्पेक्ट्स हैं। जॉब को ही आप अट्रैक्टिव बना दीजिए कि अगर आप वहाँ पोस्ट हो जाएं। तो हम देखते हैं कैसे किया इन्होंने। The deputation rules have been relaxed by the Department of Personnel and Training. देखिए डेप्यूटेशन रूल्स कुछ होते हैं, मैं बताऊंगी आपको जो फॉलो करने होते हैं, अभी बता, उससे पहले हम देख लेते हैं ताकि इनकरेज किया जा सके इनकी पोस्टिंग को। और इन्होंने बोला है कि हमने इस रिलैक्सेशन की इफेक्ट्स भी देखने शुरू कर दिए हैं कि 22 ऑफिसर जो दूसरी बहुत सारी सर्विसेज को बिलोंग करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कार्डर्स को बिलोंग करते हैं उनको पोस्ट कर भी दिया है हमने रिलैक्स करके रूल्स को जम्मू कश्मीर में। और ये सब कुछ यहाँ पे लिखा है। Requirements such as the cooling off period and the stringent norms for inter-cadre deputation have been waived off.
और राइट, अ मेजर रोल इन फैसिलिटेटिंग, और इनफैक्ट ये भी करना शुरू कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर यानी कि जो सेंट्रल सर्विसेज होती यानी कि जो स्टेट सर्विसेज एग्जाम होते हैं ना, जैसे यूपीएससी का एक वो स्टेट वर्जन वाले एग्जाम जो होते हैं, वैसे जम्मू कश्मीर का भी खुद का एग्जाम होता है। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर जो होते हैं, उनको अब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में वो करने के लिए, भर्ती करवाने के लिए उनको लबासना में इनफैक्ट ट्रेनिंग दी जा रही है उनसे कोऑर्डिनेट करके। तो ये भी काम चल रहा है ताकि शॉर्टेज जो है उसकी भरपाई की जाए। ये स्टेप भी आपको पता होना चाहिए, और यही सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। In 2020, the DOPT wrote to all the states that the state cadres were requested to send names for deputation to JNK and Ladakh directly to MHA यानी कि हाउस अफेयर्स, होम अफेयर्स मिनिस्टर, आई एम रियली सॉरी। तो अब देखिए बेसिकली डेप्यूटेशन रूल्स क्या है, इसमें कूलिंग ऑफ पीरियड का मतलब क्या होता है। देखिए दो डेप्यूटेशन क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, राइट, यूपीएससी ने एग्जाम कंडक्ट करवाया, पेपर वगैरह हो गया, फिर ट्रेनिंग हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको लबासना में ट्रेनिंग दिलवाई, फिर उसके बाद आप जाते हो स्टेट में, रिक्रूट आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, रिक्रूटिंग एजेंसी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, लेकिन आपके इमीडिएट बॉसेस हैं स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। फिर आप स्टेट में जो भी आपका स्टेट कार्डर होता है वहां पे पोस्टेड हो जाते हैं। लेकिन बात की जाए, कुछ होता है सेंट्रल डेप्यूटेशन, कुछ टेरिटरीज यानी कि यूनियन टेरिटरीज जैसे देखते हैं वो सेंटर के अंडर आती हैं, है ना, जैसे जम्मू कश्मीर कंप्लीटली अभी सेंटर के अंडर आती है। या फिर दिल्ली में अगर देखा जाए, दिल्ली में तो खैर अभी ये लड़ाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, 27 सितंबर को इसकी हियरिंग भी है कि कौन आईएएस ऑफिसर्स को कंट्रोल करेगा, दिल्ली सरकार करेगी या केंद्रीय सरकार करेगी। तो देखते हैं उसका रिजल्ट क्या आता है। लेकिन कई टेरिटरीज जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख वगैरह तो कम्प्लीटली अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट ही है, तो उनके लिए सेंट्रल डेप्यूटेशन भी, तो मतलब अब सारे ही जब जो ऑफिसर्स हैं वो चले जाएंगे स्टेट कार्डर्स में, तो जो ऐसी जगहों के लिए सेंटर को वो चाहिए ऑफिसर्स, वो कहाँ से आएंगे। तो इसीलिए स्टेट्स को बोला जाता है कि आप लिस्ट प्रिपेयर करिए, यहाँ पे हम सेंट्रल डेप्यूटेशन करेंगे। सेंटर को भी तो डेप्यूट करना है ना, अपने अपने को भी काम करवाना है उनको, है ना। तो उनके लिए फिर इसे कहते हैं डेप्यूटेशन, जो ऑफिसर्स को जब वहां डेप्यूट करना हो तब। तो लेकिन क्या होता है कि एक होता है कूलिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट, कूलिंग ऑफ पीरियड। ये 3 साल का एक ऐसा पीरियड होता है जो 2 डेप्यूटेशंस के बीच में आना चाहिए। मतलब मैं आपको बहुत सिंपल टर्म्स में बताती हूँ कि आप सपोज करिए आप एक आईएएस ऑफिसर हैं, ठीक है, आप पोस्टेड है वेस्ट बंगाल में, ठीक है, आप वेस्ट बंगाल, और आपका स्टेट कार्डर वही है, होम स्टेट कार्डर आपका वही है वेस्ट बंगाल, ठीक है। लेकिन आपकी जो ममता बनर्जी हैं, उन्होंने लिस्ट प्रोवाइड की थी, वो करनी पड़ती है, मतलब लिस्ट प्रोवाइड आपको करनी पड़ती है केंद्रीय सरकार को देने के लिए कि अच्छा ये ऑफिसर्स हैं जो रेडी हैं सेंट्रल डेप्यूटेशन के लिए, उसमें आपका नाम था, ठीक है। फिर आप जाके जहाँ भी फॉर एग्जांपल लद्दाख में आपको पोस्ट किया गया, लद्दाख में आप 2-3 साल अपनी सेंट्रल डेप्यूटेशन के काट आए, ठीक है। फिर आपको 3 साल का पीरियड दिया जाएगा, 3 साल का पीरियड दिया जाएगा कि ठीक है अब ये कूलिंग ऑफ पीरियड है, इससे पहले कि हम आपको अब किसी और सेंट्रल टेरिटरी में या सेंट्रल डेप्यूटेशन पे बुलाएं, आप 3 साल अपने होम स्टेट कार्डर में दोबारा जाइए, इन द सेंस आप वेस्ट बंगाल दोबारा जाइए, कूल ऑफ पीरियड है ये, जिससे पहले आपकी एक हम दोबारा सेंट्रल डेप्यूटेशन कर सकें। तो ये 3 साल का जो पीरियड है ये है बेसिकली जॉइंट सेक्रेटरी और उससे नीचे के ऑफिसर लेवल के लिए, और 1 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड होता है एडिशनल सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर्स के लिए, ठीक है। आई होप मतलब इन द सेंस अगर आपको बनाना है अब नेक्स्ट सेंट्रल डेप्यूटेशन पे, आपको सरकार बनाना चाहती है केंद्रीय सरकार जॉइंट सेक्रेटरी, ठीक है, तो उससे पहले आपको 3 साल जाके रेस्ट करके आना पड़ेगा अपने स्टेट कार्डर में। लेकिन अगर आप केंद्रीय सरकार आपको सेंटर के लेवल पे कहीं पे एडिशनल सेक्रेटरी बनाना चाहती है, तो आप फिर एक साल का जाके वो करके आओ, कूल ऑफ करके आओ अपने पेरेंट उसमें कार्डर में। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। अब इसको रिलैक्स कर दिया गया है इनके द्वारा ताकि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें, और बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कुछ रेंट अलाउंस और बंगलोज वगैरह बहुत कुछ उन्होंने ऐसी चीज़ें मेंशन की हैं। मैं आई एक्चुअली हर्ड द स्पीच ऑफ मिस्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने काफ़ी चीज़ें ऐसी बोली थी, इनके तहत हम चाहते हैं कि लोगों को यहाँ आना इंसेंटिवाइज कर सकें हम यहाँ आने के लिए, पोस्ट होने के लिए। तो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। Alright, Supreme Court takes up pleas against places of worship act. ओके, सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को बोला है कि ठीक है
जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, उसके तहत देखिए क्या किया गया था, आइडेंटिटी और कैरेक्टर जो रिलीजियस प्लेसेस की हैं, जितने भी मंदिर मस्जिद जितने भी चर्च, उनकी जो अगस्त 15 1947 पे रिलीजियस आइडेंटिटी थी, अगर मतलब एक जगह है जहाँ पे मस्जिद है या एक जगह है जहाँ पे मंदिर है, तो उसको छेड़छाड़ नहीं की जाएगी अगर वहाँ पहले कुछ भी बना हुआ था या कोई भी क्लेम उस पर नहीं किया जा सकता। पर राम जन्मभूमि को इससे बाहर रखा गया था, यानी कि जो आप आज देख रहे हैं उसको अयोध्या वाले मंदिर को बाहर रखा गया था, उसको इट वाज एक्चुअली एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस this law because the matter was sub judice at that time, वो ऑलरेडी कोर्ट के पास चल रहा था। तो अगर बात की जाए, अब बहुत सारे आपको पता है बहुत सारी पिटिशन ऐसी जो डल रही हैं कि ये तो इनडायरेक्टली डिस्क्रिमिनेट करना हो गया हिंदूज के अगेंस्ट या फिर जैन्स के अगेंस्ट या बुद्धिस्ट के अगेंस्ट, कि हम अपनी जो राइटफुल हमारा जो क्लेम है जो अपनी ही प्लेसेस ऑफ वर्शिप पे जो पहले मंदिर हुआ करती थी, वो उनके ऊपर अब कुछ और बना दिया गया है, इन्वेड करके एनक्रोच करके बार्बरिक इन्वेडर द्वारा, मुगलों द्वारा बेसिकली। तो अब मांग भी नहीं रख सकते, ये तो हमारे खिलाफ वो है, ये कट ऑफ पीरियड जो रेट्रोस्पेक्टिव अगस्त 15 का रख दिया, तो बड़ा ही बकवास है। उन देखिए 1991 में लॉ आया, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव यानी कि इतने पहले की डेट रखी गई थी, कट ऑफ अगस्त 15 1947 की। तो यही देखते हैं, अब इन्होंने सुनने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित ने हाँ कर दी है कि ठीक है, एक 3 जज बेंच बैठेगा इसको सुनने के लिए, कि इसको इस केस को देखिए 3 जज बेंच, वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठना चाहिए इसको सुनने के लिए, लेकिन यू ललित जी का कहना है लेट द 3 जजेस कंसिडर एंड देन ओनली द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, यानी कि पहले इन 3 जजेस बेंच को देखने दीजिए कि इसको एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की हियरिंग की ज़रूरत भी है कि नहीं। अगर उन्हें लगेगा कि हाँ इंपॉर्टेंट मुद्दा है तो फिर देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बिठाएंगे, देखेंगे क्या होगा। ऑलराइट, अब हम देखते हैं ये एक हेडलाइन को। देखिए मैं आपको जो बिल्किस बानो केस है वो बहुत बारी समझा चुकी हूँ, मैं उसको अभी भी लिंक कर दूंगी आई कार्ड में, अगर आपको 1992 पॉलिसी और 2014 की पॉलिसी जो गुजरात गवर्नमेंट ने क्या इसके केस पे उनको रिहा किया 11 कॉन्विक्ट्स को, ये सब कुछ आप देख सकते हैं। लेकिन अब बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आपको पता है तृणमूल कांग्रेस की जो एमपी है महुआ मोइत्रा जी, उन्होंने भी पिटिशन फाइल की हुई है कि बिल्किस बानो जी के साथ बहुत गलत हुआ है, 11 लोगों को रिहा करने का है, मतलब the women was the women was 5 months pregnant at that time, 14 लोग थे उनके घर के, उसमें से इतने लोगों को आपने मार दिया, उनकी 3 साल की बच्ची को उनके आंखों के सामने मारा, उनका सिर नीचे पटक के मारा गया उनके सामने, एंड शी वॉज लेइंग न्यूड। जब वो उनकी आंख खुली, जब उनको होश आया, उन्होंने जाके एक ट्राइबल वुमेन से थोड़े से अपने आप को ढकने के लिए कपड़े मांगे। आप सोच सकते हैं कि किस तरह की एक औरत के साथ बदसलूकी हुई थी, मतलब आप समझ ही नहीं सकते, मैं तो बयान भी नहीं कर सकती कि क्या हुआ है। तो अब उनका बस यही कहना है कि जो रेमिशन यानी कि उनको उनके अगर लाइफ वो कॉन्विक्ट्स थे तो उनकी सज़ा को कम कर दिया गुजरात गवर्नमेंट ने। मैंने रेमिशन, रिप्राइव, रिस्पाइट, पार्डन, कम्यूटेशन सब कुछ समझाया हुआ है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है गुजरात गवर्नमेंट को कि हाँ जी आप प्लीज़ वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आपने उनको रिहा किया है वो सारे आप सबमिट कर दीजिए हमें, जो 11 कॉन्विक्ट्स आपने जो जिनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली हुई थी बिल्किस बानो गैंगरेप केस में, और फिर आपने उनको रिहा कर दिया है, तो आप किन किन बेसिस पे आपने किन किन रिकॉर्ड्स का सहारा लिया उनको रिहा करने के लिए, आप हमें सबमिट करिए, हमें देखना है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और अब हम नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। देखिए आजकल ये जो आईटी रेड्स और ये जो ईडी रेड्स और ऊपर से हम ये सब कुछ देख रहे हैं, ये आप कीप एन आई ऑन इट कि कैसे कैसे चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं। अब सर्वे और सर्च के बीच में भी मैंने आपको कल फ़र्क बताया था। जो आईटी सर्वे जो इनकम टैक्स ऑफिशियल्स ने सर्वे किया है ऑक्सफैम इंडिया और एक और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के प्रेमाइसिस पे जाके, तो ऑक्सफैम इंडिया का ये कहना था, हाँ जो मतलब प्रोफेशनल से वो काफ़ी कॉर्डियल ही थे, अच्छे से ही बात की उन्होंने, पोलाइट ही थे, पर जो मतलब जिस तरह का सर्वे उन्होंने कंडक्ट किया, देखिए सर्वे तो सिर्फ ऑफिस आवर्स में हो सकता है ना, सर्च होता है जो कभी भी जाके आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन सर्वे में ऐसा नहीं हो सकता। सर्वे में आप बस डॉक्यूमेंट्स देख सकते हो, फिर आप देख के पूछ के चले जाते हो, उसमें हर एक बंदे को रोकने की, जब्त करने की भी जरूरत नहीं होती। लेकिन ऑक्सफैम इंडिया का ये कहना है कि जो सर्वे कंडक्ट करने यहाँ पे आए थे उन्होंने क्या किया,
हमारे जो फोन्स थे, मोबाइल फोन्स वगैरह, उसको उसके डेटा को सारा क्लोन कर लिया, हमारे जो सर्वर वगैरह था उसमें भी। और इतनी स्वीपिंग पावर्स के साथ आईटी ऑफिशियल्स ने ये सब कुछ किया, और हमें रीज़न भी नहीं दिया। और 35 घंटों से ज़्यादा एक नॉन स्टॉप सर्वे चला ये। और यही सब कुछ यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हमें प्रमाइसिस को छोड़ के जाने तक का इजाज़त नहीं दी। इंटरनेट वॉज शट डाउन, मोबाइल फोन्स वर कॉन्फिस्केटेड। तो ये सब कुछ इन्होंने कहा है, जिसका नेचर कहीं से भी सर्वे तो लग नहीं रहा, पता नहीं क्या था ये। बट और रीज़न ना देना, बात ये है, देखिए ऑक्सफैम इंडिया जो है ना, ऑक्सफैम इंडिया क्यों बहुत ज़्यादा इट हैज़ कम अंडर द आयर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ऑक्सफैम इंडिया हाई दिन इनइक्वालिटी रिपोर्ट निकाल देती है, जिसके अंदर वो ये बताती है कि भारत में इनइक्वालिटी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि जो 1% रिच हैं वही सारा मनी वो कर लेते हैं, बाकी जो पॉपुलेशन है वो सारी गरीबी में है। और फिर उनका ये भी बहुत बार कहना होता है ऐसी रिपोर्ट्स में, जैसे हम आई डो नॉट रिमेम्बर, इनइक्वालिटी वायरस करके भी शायद इनकी एक रिपोर्ट आई थी लास्ट ईयर, जिसमें उन्होंने ये कहा था कोविड-19 पैंडेमिक वायरस के दौरान दौरान ही अडानी और अंबानी ने पता नहीं कितने % अपना वो बढ़ा लिया, नेटवर्थ बढ़ा ली और बिजनेस एक्सपैंड कर दिया। और उतने ही टाइम में एक डेली वेज अर्नर को 11 महीने और लगेंगे अपनी पहले वाली स्थिति में पहुंचने के लिए, और कई लोग तो कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इन तरह की चीज़ें जब सरकार ये कहती है, सरकार अपने इकोनॉमिक सर्वे में खुलेआम ये कहती है कि कोई बात नहीं, गरीब को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने गरीब हैं, बस ठीक है वो और गरीब ना हो और उनको खाना पानी मिलता रहे, कितने अमीर और अमीर हो रहे हैं इस बात को गरीब से कोई मतलब नहीं है। अमीर अमीर हो रहे हैं तो क्या हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ तो भारत की बढ़ रही है ना, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो फिर मतलब इनइक्वालिटी रिपोर्ट जो है ऑक्सफैम इंडिया की, वो इसको काफ़ी अपोज करती है, एंड हेंस द कॉन्सिक्वेंस। ओके, देखिए ये एक चीज़ है जो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए कि राजस्थान में, मैंने आपके साथ कल भी डिस्कस किया था, ये एग्जाम्पल तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि नरेगा का एक यू नो एक अर्बन एम्प्लॉयमेंट का भी एग्जाम्पल, बहुत टाइम से ये डिमांड चल रही है कि अर्बन सिटीज़ में भी तो पुअर्स हैं, वहाँ पे भी तो अनस्किल्ड मैनुअल लेबर करने वाले कितने लोग हैं जो भूखे मर रहे हैं एक्चुअल में, जिनको कोविड के टाइम पे कुछ काम नहीं मिला। तो उधर भी तो आप कुछ लेके आइए ना, ऐसी एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के जैसा कुछ। तो पहली अब देख रहे हैं हम राजस्थान में ऐसा हो रहा है, विच इज़ एक्चुअली कमेंडेबल। देखिए कोई भी सरकार हो, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आई अगेन से a step is good, it is good, that's it। तो अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो लॉन्च की गई है फ्राइडे को, जिससे सपोर्ट किया जाएगा इकोनॉमिकली पुअर और नीडी फैमिलीज को, 100 दिन का गारंटीड वर्क प्रोवाइड करके, अगर वो डिमांड करेंगे तो। आपको पता है ना, नरेगा एक डिमांड बेस्ड स्कीम है, ये बात आपको पता है। और आपको इसकी सक्सेस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल को ऑन किया था ना, जो ओपन किया था, उसके तहत मोर देन 3.5 लाख पीपल हैव एक्चुअली गॉट देमसेल्व्स रजिस्टर्ड। सो आप देख सकते हैं कि कितने लोग डिमांड में थे, कितने लोग ऐसा कुछ चाहते थे। 3.5 लाख लोगों ने रजिस्टर किया है, और उसमें से अराउंड 2.25 लाख उनमें से तो जॉब कार्ड्स भी मिल गया है उनमें से इतने लोगों को। सो आई थिंक दिस इज अ स्टेप जो नेशनल लेवल में भी ऐसा कुछ आना चाहिए। मुझे पता है कि जो फिजिकल सिचुएशन है हमारी सरकार की वो इतनी उसकी नहीं है, लेकिन कुछ तो इस तरह का कुछ होना चाहिए। लेट्स सी कि इस पे क्या होता है आने वाले टाइम पे। शायद स्टेट लेवल पे देख के हो सकता है कि कुछ सेंट्रल लेवल पे भी आ जाए। इंडिया चाइना टू टेक अप रिमेनिंग एलएसए इश्यूज। आपको पता है एलईसीपी क्या होने वाला है, हो रहा है, इनफैक्ट डिसएंगेजमेंट हो रही है। मैंने आपके साथ कल भी डिस्कस किया था। वहाँ पे क्या हो रहा है, जो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 है, PP15, यानी कि गोगरा हॉट स्प्रिंग्स के पास, अब वहाँ से इंडिया और चाइना दोनों की ट्रूप्स ने अपने अपने पीछे पीछे थोड़ा सा जाना शुरू कर दिया है, डिसएंगेज करना शुरू कर दिया है। लेकिन बीजिंग ने वेलकम तो किया है इस डिसएंगेजमेंट को, ये कह के कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, पर उन्होंने ये चीज़ रिटरेट की है, दोबारा से फोर्स किया है इस बात पे कि देखिए आप अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि अप्रैल 2020 जब गलवान वैली हुआ था इशू, उससे पहले जो स्टेटस को था हम वहाँ चले जाए, वो नहीं हो सकता, क्योंकि अप्रैल 2020 चाइना विल बाय नो मीन्स एक्सेप्ट दैट, इनका ये कहना है। क्योंकि उससे पहले जो अप्रैल 2020 से पहले था, इनका ये कहना है कि इंडिया का खुद का बनाया हुआ, इंडिया का इलीगल क्रॉसिंग ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल था वो। एक्चुअली उन्होंने खुद ही नहीं सोचा हुआ था कि उनका बॉर्डर वहाँ ख़त्म होता है, हम तो नहीं मानते उसको, तो हम उतनी पीछे पीछे तो नहीं जाने वाले।
ये सब कुछ यहाँ पे लिखा है, बट दैट डजंट मीन दैट वी डोंट अटैच इंपॉर्टेंस टू पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द बॉर्डर. चाइना एंड इंडिया होल्ड डिफरेंट पोजीशंस इन बॉर्डर इश्यूज एंड वी नो दैट. इसीलिए ये सब कुछ इन्होंने बोला है. देखिए बात ये है कि सब कुछ पता है क्यों हो रहा है, बहुत ही इसमें बहुत ही सब कुछ बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है. देखिए, द MEA स्टेटमेंट सेट एंगेजमेंट एट PP15 वुड बी कंप्लीटेड बाय सितंबर 12 तक ये पूरी जो है डिसएंगेजमेंट कंप्लीट हो जाएगी. उसके जस्ट 3 दिन बाद है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी आने वाले हैं. हमें ये नहीं पता कि वो दोनों बात करेंगे कि नहीं करें, लेकिन हो सकता है कि वो दोनों शायद बात करें. इस वजह से वो पहले ग्राउंड क्लियर कर. देखिए अगर आप थोड़ा ना लॉजिकली सोचने की कोशिश करिए, ये आज मिले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की साइडलाइंस पे, या वो मिले G20 का जो समिट होने वाला है इंडोनेशिया में नवंबर में, तब मिले. मीटिंग तो होनी ही है. इतने टाइम से जो गलवान वैली इशू चल रहा है उसके बाद से 2019 से लेके अभी तक शी और मिस्टर मोदी दे हैव नॉट मेट. ठीक है, दे हैव नॉट हैड टॉक्स. तो ये होना तो है ही. लेकिन आप एक बार सोच के देखिए कि अगर बाय चांस इंडिया में डोमेस्टिक लेवल पे सोचिए, अगर मिस्टर मोदी अभी ही जाके बात करने लग पड़े शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पे, क्या मुद्दा नहीं उठेगा? डोमेस्टिक प्रेशर नहीं बढ़ेगा कि जो हमारे बॉर्डर पे आके हमारा टेरिटरी छीनना चाह रहे हैं हमसे, आप उनके साथ जाके बातचीत कर रहे हो, किस बेसिस पे? तो थोड़ा तो ग्राउंड बनाना ही है ना कि हाँ नहीं वो भी तो पीछे हट रहे हैं और ये सब वगैरह. थोड़ा इस तरह से सोचने की कोशिश करिए. ऐसा होना बहुत ज़रूरी है, वरना डोमेस्टिक प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा. Okay, so next article is about okay, Supreme Court allows bail to journalists. All right, now this is also something very important and we must know this. All right, देखिए इसमें क्या लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है बेल को. किसको? कप्पन, सिद्दीकी कप्पन जी की यहाँ पे बात हो रही है, जो एक जर्नलिस्ट हैं केरला के, उनकी बात यहाँ पे हो रही है. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में इसमें क्या लिखा है. सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दे दी है, बेल अलाउ कर दी है केरला के इस जर्नलिस्ट को. और क्योंकि ये पिछले 2 साल से कस्टडी में थे, कस्टडी, बेल, ये सब कुछ मैं आपको समझा चुकी हूँ. UAPA भी मैं आपको समझा चुकी हूँ. और देखिए क्या कहा है इन्होंने कि क्या अपनी एक कॉमन, देखिए इन्होंने क्या किया था, एक लिटरेचर उनके कार में पाई गई थी जिसमें लिखा था कि विक्टिम रिक्वायर्स जस्टिस एंड लेट अस बी अ कॉमन वॉइस. ठीक है, तो योयो ललित जी का कहना है कि क्या मतलब ये अब कानून की आंखों में क्या ये क्राइम है इतनी सी बात बोलना, या फिर इतनी सी चीजें, एक कॉमन वॉइस किसी एक जिसके साथ हथरस केस में जिसका रेप हुआ है, जिसको जला दिया गया जिस बच्ची को, उसके लिए एक कॉमन वॉइस उठाना क्या ये क्राइम हो गया? आप इसको टेररिस्ट बोलते हो? किस बेसिस पे आप टेररिज्म कह रहे हो? आप उत्तर प्रदेश को उन्होंने कहते हुए कहा है, उत्तर प्रदेश दूसरी पार्टी थी ना, हथरस इज इन उत्तर प्रदेश, उन्होंने कहा आपसे तो हमें वैसे भी कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि आपने अभी तक तो कुछ किया नहीं, अभी तक तो हमें बताया नहीं कि आपके पास क्या एग्जैक्टली सबूत है इनके खिलाफ, क्या प्रोवोकेटिव चीजें इन्होंने की थी, तो आप क्या मतलब आप इनको एजेंट बता रहे हैं पता नहीं कौन कौन सी चीजों के. तो नहीं, इनको बेल तो मिलेगी, तो इन्होंने बेल दे दी है. अब मुझे आपको बताना ये था एक्चुअल में कि UAPA तो आप पता नहीं कहाँ कहाँ सुनते रहेंगे कि UAPA हर दिन डिस्कस होता है हर जगह, लेकिन मुझे आपको बताना था कि एक सेक्शन है UAPA का, सेक्शन 43D क्लॉज 5, सेक्शन 43D क्लॉज 5, वो डिनायल ऑफ बेल के बारे में बात करता है. वो कहता है कि अ बेल कैन नॉट बी ग्रांटेड टू अ सस्पेक्ट इफ द कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव दैट द चार्जेस आर प्राइमा फेशिया ट्रू. लेकिन इस केस में कोर्ट ने ही बोल दिया कि हम इसे बेल दे रहे हैं, तो ये वाला सेक्शन ही वैलिड नहीं रहा इस केस में. तो ठीक है, तो अब हम देखते हैं इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स को. ऑल राइट, सो इंडियन एक्सप्रेस का सबसे पहला आर्टिकल जो हमें डिस्कस करना वो ये है कि एक डिजास्टर इमरजेंसी लग गई है न्यूयॉर्क में. कौन सी डिजास्टर इमरजेंसी? देखिए एक स्टेट डिजास्टर इमरजेंसी लगी है न्यूयॉर्क पे. क्यों? क्योंकि कुछ सैंपल्स पाए गए हैं पोलियो वायरस के. कहाँ पे? वेस्ट वाटर में, नाले वगैरह जो वहाँ पे सीवरेज है उसमें पाए गए हैं, और न्यूयॉर्क के आसपास वाली 3 कंट्रीज में भी. तो इसीलिए न्यूयॉर्क में तो ऑलरेडी यहाँ चल ही रहा है कि इससे ये पता चल रहा है कि ठीक है न्यूयॉर्क में तो पोलियो वायरस सैंपल्स पाए गए थे, उसके आसपास वाली कंट्रीज में और सिटीज में भी पाए जा रहे हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि वायरस इज स्प्रेडिंग इन कम्युनिटीज एंड विच इज समथिंग ऑफ एन एक्चुअल कंसर्न. क्योंकि जो जो अभी वायरस का स्टेटस है पोलियो वायरस का, वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ही एंडेमिक है. अभी सिर्फ इतने ही 2 ही कंट्रीज तक
लिमिटेड है, कन्फाइंड है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, तो अब कहीं और भी जगह पे अगर इस लेवल का देखा गया तो काफ़ी कंसर्न हो जाएगा, क्योंकि ऑफिशियली इंटरनेशनल लेवल पे इरेडिकेट कर चुकी हैं सारी गवर्नमेंट्स। तो ये होना इट विल बी लाइक बैक गोइंग बैक टू द अर्लियर पोजिशन। और मैं एक कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ आपको पाकिस्तान का, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में वैक्सीन हेजिटेंसी। वैसे सिर्फ पाकिस्तान और वहीं नहीं देखेंगे आप, वैक्सीन हेजिटेंसी तो हमने कोविड के टाइम पे भी बहुत बार देखी थी। ये सिर्फ यही नहीं होता, यूएसए में तो और पागल लोग बैठे हैं, वहाँ की आप थ्योरियाँ सुनेंगे आप सच्ची पागल हो जाएंगे कि ये सच में सुपर पावर ही है ना ये नेशन। क्योंकि देखिए पाकिस्तान में क्या होता है ना, कहीं ऐसे समझते हैं कि अगर जैसे पोलियो वायरस की कहीं वैक्सीन ही नहीं लगने देते अपने बच्चों को, वो कहते हैं कि इससे नपुंसक बन जाता है बच्चा, या फिर कहीं केसेस में तो पता नहीं, एक तो बड़ा एक्सट्रीम केस आया था कि क्रोकोडाइल बन जाता है बच्चा अगर वो हो जाए, पता नहीं क्या ऐसा, अभी सच में ऐसे केसेस आए थे। और न्यूयॉर्क और इस जगहों पे भी काफ़ी वैक्सीन हेजिटेंसी है। इन तरह के र्यूमर्स या फिर बिलीव ही ना करना। देखिए कोविड-19 पे भी तो कहाँ किस तरह की वैक्सीन हेजिटेंसी थी स्टार्टिंग में, आपको याद होगा बड़ा मुश्किल था लोगों को ये कन्विंस करना। अपने फैमिली में ही आप झांक के देखिए पीछे थोड़ा सा जाके, हमें भी बहुत मुश्किल हुआ था स्टार्टिंग में अपने एल्डर्स को, जब सिर्फ एल्डर्स तक ही कन्फाइंड थी ना वैक्सीन का जो पूरा प्रोग्राम था, तो हमें काफ़ी डिफिकल्ट होता था। तब उस टाइम पे आते थे कि वैक्सीन लगने की वजह से आईसीयू में कोई बंदा चला गया, एक आधा कोई केस होता था जो ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड था, वो जा रहा था वैक्सीन की वजह से, एक आधा ही कुछ ऐसा परसेंट लोग थे, वो ही अब फैलने लग पड़े थे, जिसकी वजह से लोग वैक्सीन उससे कतराते थे लगवाने से, उसे वैक्सीन हेजिटेंसी, हेजिटेंस टू गेट योर वैक्सीनेशन डन। ऑलराइट, so let's move on to the next article which is the last article of the day। देखिए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने बहुत ही मतलब जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की तो जो स्टेटमेंट्स होती है, दे आर ऑलवेज ऑलवेज वेरी वेरी अट्रैक्टिव एंड वेरी वेरी नाइस एंड प्रोग्रेसिव इन मेनी टर्म्स। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा है कि जो लॉयर्स होते हैं, लॉयर्स क्या करते हैं, एडजर्नमेंट मांगते रहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं कि हम कल आर्ग्यू करेंगे, आप अगली तारीख दे दीजिए, हम तब तक मैटर एडजर्न कर दीजिए। एडजर्नमेंट आपको पता है ना कि अब अभी के लिए समाप्त होता है, फिर अगले उसमें ये क्वेश्चन यहीं से शुरू किया जाएगा अगले सेशन में ये। ठीक है, तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी ने ये कहा है कि हम नहीं चाहते सुप्रीम कोर्ट एक तारीख पे तारीख कोर्ट बन जाए। ये एक प्रोग्रेसिव स्टेप है। आप देखिए कि कैसे ये इंस्टीट्यूशन है सुप्रीम कोर्ट खुद को भी इवॉल्व कर रहा है सच में यार। स्पेशली जो एन वी रमन जी हैं, ही हैज लेड द प्रेसिडेंस। उन्होंने सच में, अगर हम शरद ए बोबड़े जी की बात करें, ऐसे बोबड़े, उनके जो स्टेप्स लिए गए थे वो काफ़ी एग्जीक्यूटिव वो थे। फिर उससे पहले जो आए थे रंजन गोगोई, वो तो अब ही इज एन एमपी इन राज्यसभा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड बीजेपी यानी कि सेंट्रल पार्टी के तहत। तो फिर वही चीज़ खत्म होगी, इससे तो लोगों को लगने ही लग पड़ा कि वो पहले ही कहीं ना कहीं पहले ही वो एक बीजेपी के साथ थे। तो इन तरह की बातें, तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में सेपरेशन ऑफ पावर तो हुआ ही नहीं उस जगह। तो अब लेकिन जो एन वी रमन जी से ये चीज़ें स्टार्ट हो रही है ना, जिस तरह की ट्रांसपेरेंसी और ये सब कुछ, तो ये पेसअप हो रहा है, मतलब तारीख पे तारीख कोर्ट ना बढ़ाना। इनफैक्ट जस्टिस जी वाई चंद्रचूड़ ने लिखा है कि हमें इस परसेप्शन को चेंज करना है कि भारत में कभी सही, अगर एक कोई वो है, आपके दादा परदादा ने अगर कोई पिटिशन डाली, तो फिर आप अगर उनके पोते हो तो आप जाके वो केस जीत पाओगे या हार पाओगे, इतनी लंबी तारीख है ये सब वगैरह। तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की कहना ये है कि जो जजेस होते हैं, जजेस क्या होते हैं, वो 3-3 बजे उठ के, जैसे वो खुद उठे होंगे, उन्होंने कहा 3-3 बजे उठ के भी हम लोग फाइल्स पढ़ते हैं कि एक्चुअल में केस है क्या। लेकिन लॉयर्स क्या करते हैं, हम कहते हैं आप आर्ग्यू करो अपने केस को, यू नॉट इवन विलिंग टू आर्ग्यू योर केस। तो एंड दिस इज नॉट डन, let's not make it तारीख पे तारीख कोर्ट। थैंक यू सो मच।